नमस्कार, श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र की इस खास पेशकश विरासत में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनुश्री पाटिल। विरासत में हम बात करते ठाकरे परिवार की विरासत के बारे में। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन्हें मैं 92-93 से जानता हूँ और बहुत करीबी से उन्हें देखा है। तो राज ठाकरे शुरू से, जिसे हिंदी में दबंग पॉलिटिक्स, दबंगाई करने वाला युवा नेता, उस तरह से उनका पॉलिटिक्स था। भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से उन्होंने खुद को लीडर करके इस्टेब्लिश किया था। 95 में जब शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मुझे मालूम है 4 मिनिस्टर्स थे, तो उनके मिनिस्टर की चेयर के पास में एक चेयर रहती थी और वो कहते थे इस चेयर पे कोई बैठेगा नहीं, सिर्फ राज साहब आएंगे तो बैठेंगे। शुरू में तो दोनों एक दूसरे से भाई जैसा ही लगाव था दोनों में। राज उद्धव जी को दादू कहता है और उद्धव जी राज को राजा कह के पुकारते हैं। तो ऐसे साथ में बैठ के गप्पे लगाना और ये सब करते हुए मैंने देखा है। राज ठाकरे में अपने आप को देखते थे। आप देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे की जो फोटोबायोग्राफी है वो उद्धव जी ने नहीं बनाई, बल्कि वो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वो जो फोटोबायोग्राफी है ये राज ठाकरे ने बनाई, बड़े दिल से बनाई है। एक तो पब्लिक तय करती है या जिसके नाम से विरासत है वो तय करता है। तो बाला साहब ठाकरे ने तय किया था कि उद्धव ठाकरे को अपना वारसदार जो है वो नियुक्त करना है, और जो अपने आप हो गया तो ये तो तय था कि राज ठाकरे बाहर निकल के खुद का पार्टी स्थापन करें। तो ऐसा उन्होंने किया, ऐसा है। और दूसरी बात ऐसी कि एक तो उनका ऐसा है कि राज ठाकरे का एक थोड़ा अलग बात ऐसी है कि बाला साहब के रहते हुए उन्होंने पार्टी निकाली है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कभी बाला साहेब के असली वारिस कहे जाने वाले राज ठाकरे की सियासी ताकत के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे जिन बाला साहेब के साथ जिंदगी भर उनकी परछाई की तरह रहे राज ठाकरे, बाद में उन्हें विरासत क्यों नहीं मिली। स्वर्गीय बाला साहेब की विरासत और राज ठाकरे की चर्चा पर आगे बढ़े इसके पहले आपको ये भी बता दें, स्वर्गीय बाला साहेब की विरासत की कड़ी में अब एक और नाम जुड़ने वाला है, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का। ठाकरे परिवार के एक और चिराग राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे 2024 के विधानसभा चुनाव के रण में कूद गए हैं। अमित ठाकरे मुंबई की माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि स्वर्गीय बाला साहेब ने प्रण लिया था कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन 2019 में आदित्य ठाकरे ये प्रण तोड़ चुके हैं। उन्होंने 2019 में मुंबई के वर्ली से चुनाव लड़ा और अपने पिता की कैबिनेट में पर्यटन मंत्री बने। अब इस विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मैदान में आ गए हैं। स्वर्गीय बाला साहेब परिवार की विरासत का जिम्मा भले उद्धव ठाकरे के पास है, लेकिन इस विरासत पर राज ठाकरे का दावा कभी कमजोर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी खुद को बाला साहेब की विरासत का हकदार बताने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। देखो, ठाकरे कभी भी इलेक्शन के राजनीति में नहीं आए थे। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी इलेक्शन की राजनीति में कदम नहीं रखा। उद्धव ठाकरे भी गए तो एमएलसी हो गए, ना कि वो इलेक्शन में ये आए थे। इसका कारण ये था कि लोगों के सामने जाने के लिए एक अलग तुम्हारा ये रहता है, और एक बार आप लोग जनता में गए तो फिर तुम्हारा हर एक को तुम उत्तरदायी रहते हो। जो भी कोई भी आपको, ये ठाकरे लोगों का ऐसा आदत नहीं है कि कोई हमें आके सवाल पूछे। लेकिन अभी बदलती जो ये राजनीति हो रही है, तो आदित्य ठाकरे पहले उतरे यहाँ पे, ये राजनीति में उतरे, वो चुन के आए अच्छी ये से। और देखो, वो टाइम पे भी ऐसा था कि मनसे ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था वर्ली में। इस टाइम भी मुझे लगता है कि आदित्य जो अभी इसका अमित ठाकरे जो है अभी इलेक्शन में आए हैं, पहली बार उतर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुझे लगता नहीं कि शिवसेना उम्मीदवार देगी या बहुत कमज़ोर देगी, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अमित ठाकरे आ रहे हैं तो उसका हमने स्वागत करना चाहिए। जो उनके विचारों पे चलता है वो हर एक आदमी उनकी विरासत पे हिस्सेदार होता है। और राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे में फ़र्क यह है कि एकनाथ शिंदे उनके एमएलएस लेकर बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है हमारी पार्टी है। तो राज ठाकरे अलग पार्टी की है, एकनाथ शिंदे ने यही पार्टी मेरी है ऐसा दावा किया है। तो ये उनकी तुलना हो नहीं सकती है, दोनों टोटली अलग है।
और वो भी विरासत तो हर एक शिवसैनिक जो है वो बाल ठाकरे की विरासत पे चल रहा है। हर एक शिवसैनिक या जो उनको मानने वाला है वो कहता है कि बाला साहब ठाकरे हमारे हैं, हम उनके विचारों पे चल रहे हैं, तो वो करते हैं, तो वो विरासत उनकी होती है, किसी अकेले की नहीं होती, मुझे लगता है। राज ठाकरे को बाला साहेब की विरासत नहीं मिली। बाला साहेब के जीते जी ही राज ठाकरे को उनसे किनारा करना पड़ा। चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से कई मतभेदों के चलते राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़ दी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। 18 साल में इस पार्टी ने क्या हासिल किया? स्वर्गीय बाला साहेब की विरासत का कितना हिस्सा उनके पास आया, पहले ये जान लेते हैं, फिर विरासत युद्ध के इतिहास के पन्ने पलटेंगे। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन्हें मैं 92-93 से जानता हूँ और बहुत करीबी से उन्हें देखा है। तो राज ठाकरे शुरू से, जिसे हिंदी में दबंग पॉलिटिक्स, दबंगाई करने वाला युवा नेता, उस तरह से उनका पॉलिटिक्स था। भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से उन्होंने खुद को लीडर करके इस्टेब्लिश किया था। 95 में जब शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मुझे मालूम है 4 मिनिस्टर्स थे, तो उनके मिनिस्टर की चेयर के पास में एक चेयर रहती थी और वो कहते थे इस चेयर पे कोई बैठेगा नहीं, सिर्फ राज साहब आएंगे तो बैठेंगे। तो ये उनका प्रभाव था, उतना प्रभाव उद्धव जी का नहीं था, क्योंकि उद्धव जी एक्टिव ही नहीं थे। उद्धव ठाकरे एक्टिव कब हुए वो 97-98 के बाद में, क्योंकि देखिए 96 में पहली बार राज और उद्धव ठाकरे का जो झगड़ा था वो सामने आया। 96 में पहली बार दिसंबर में मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट लिखा था कि ठाकरे फैमिली में दरार आ गई है, और मैंने उद्धव और राज ठाकरे इन दोनों की एम्बिशंस एक दूसरे से कैसे टकरा रही है। क्योंकि मनोहर जोशी को जब पता चला कि राज ठाकरे इज़ बिकमिंग लार्जर देन लाइफ, तो उन्होंने डेलिबरेटली उद्धव जी को पॉलिटिक्स में लाना शुरू किया। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जैसे कार्टूनिस्ट है, तो उद्धव ठाकरे बतौर एक फोटोग्राफर है, ऐसा प्रमोट करना धीरे धीरे शुरू किया था। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे अकेले दम पर चुनाव मैदान में हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है। एमएनएस के गठन के 18 साल में रेल के इंजन ने महाराष्ट्र में कभी बहुत तेज रफ्तार नहीं पकड़ी। इस साल अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने खुलकर बीजेपी और एनडीए का साथ दिया। उनकी पार्टी को बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर लोकसभा की एक सीट लड़ने का प्रस्ताव भी मिला था। महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर भी दिखे, लेकिन अब फिर बीजेपी और एनडीए से मोह भंग होता दिख रहा है। एक बात सही है कि राज ठाकरे ने जब पार्टी निकाली कि राज ठाकरे के बारे में अभी भी, और तब तो बहुत ही था, अभी भी है, लोगों के मन में उत्सुकता बहुत थी कि ये क्या करता है, कुछ नहीं, आकर्षण था, एक युवा वर्ग में बहुत बड़ा आकर्षण अभी भी राज ठाकरे का है, वही तो उनकी यूएसपी है उनका। लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होता है। उनका अनोखापन यह था कि उनकी पार्टी निकाली और उनके जो 7 नगर सेवक, जो 14 आमदार, एमएलएज जो है उनके आए थे, एक महापालिका उनके पास आई, महानगर नासिक की, उनका महापौर वहाँ पे था। तो ये इतना बड़ा यश ये अपने इधर पार्टी को, शरद पवार को भी नहीं मिला था ऐसे ये टाइप का। तो ये इतना बड़ा यश मिला, बाला साहब को भी नहीं मिला था इतना। बाला साहब को कम से कम 30-35 साल लगे, मुझे लगता है ज़्यादा ही लगे सत्ता में आने के लिए। तो पहले से वो अपोजिशन में रहते थे बाला साहब। तो राज ठाकरे की पार्टी जो है, ये इतने एमएलए उनके आए, ये लोगों का आकर्षण था, युवा वर्ग का आकर्षण था। अभी भी वो गया नहीं है, और अभी बीच में जो हुआ, उनकी पार्टी ज़्यादा यश उनको मिला नहीं, एक ही एमएलए उनका आ रहा है। तो उसके कारण अलग अलग है। राज ठाकरे की राजनीति जो है वो थोड़ी सी उसमें जो कारण हो सकता है, उनके साथी जो है, जो भी वो ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं है, जो पार्टी उनके विचार लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक वो राज ठाकरे है, उसके आगे सब चालू होता है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की शुरुआत 2006 में हुई। शुरुआती दिनों में वो अपनी ताकत का एहसास कराने में सफल रहे थे। 2007 में मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव में उन्हें 7 सीटें हासिल हुईं। नासिक में तो एमएनएस का महापौर तक बन गया था, लेकिन सफलता का रिकॉर्ड पार्टी भविष्य में कायम नहीं रख सकी।
राज ठाकरे की पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी। उस समय की प्रबल मोदी लहर में उनके 10 के 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2019 में तो एमएनएस ने लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, 2014 और 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी एमएनएस ने जोर आजमाया। 2014 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 219 और 2019 के विधानसभा चुनाव में 101 उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोनों चुनाव में उनका सिर्फ एक प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर सका। राज ठाकरे की सबसे ज्यादा ताकत 2009 में लोकसभा चुनाव में दिखी थी। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुंबई, ठाणे, नासिक, कल्याण और पुणे की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एमएनएस के उम्मीदवार जीते भले नहीं, लेकिन 10 लोकसभा सीटों पर उन्हें 1.25 से 1.5 लाख तक वोट मिले और उन सीटों पर वो शिवसेना को हरवाने में सफल रहे थे। 2009 के ही विधानसभा चुनाव में एमएनएस के 13 विधायक भी चुनकर आए थे। 2012 के बीएमसी चुनाव में एमएनएस के 28 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी। लेकिन मनसे का अपना स्थान, मनसे का अपना एक उनका वोटर है, वो है, उनका कार्यकर्ता का एक बेस है। वो बेस थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, लेकिन बेस है। अरे अभी वो बहुत सालों के बाद राज ठाकरे इलेक्शन के चुनाव के इसमें आए हैं, तो वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। वो उत्साह जो उनका रहता है, वो काम करने के लिए जाते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो अच्छा रहता है वो। तो युवा वर्ग को एक पर्याय मिला, जो जिनको और जगह पे ये नहीं मिलता है, उम्मीदवारी नहीं मिलती है, तो वो टिकट इन मांगने के लिए इनके पास आएंगे, ये देंगे। तो ऐसा तो मुझे अभी तो ये लिस्ट देखिए, तो अभी तक की लिस्ट में तो ऐसा दिखा नहीं कि उन्होंने बाहर के लोगों को दिया है, कोई खुद के पार्टी के लोगों को ही दिया है। अभी देखेंगे आगे क्या होता है। तो ये तो हुई बात बीते 18 साल में राज ठाकरे और उनकी पार्टी के राजनीतिक सफर की। इससे आप समझ ही गए होंगे कि शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे के हाथ बाला साहेब की कितनी विरासत हाथ लगी। अब आपको बताते हैं राज ठाकरे को बाला साहेब की विरासत क्यों नहीं मिली। बाला साहब ठाकरे की जीवनी लिखने वाली सुजाता आनंदन लिखती हैं कि बाला साहेब के दादा प्रबोधन ठाकरे अंग्रेजी लेखक विलियम मेकपीस ठाकरे के मुरीद हुआ करते थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना सरनेम ठाकरे रख लिया था। ये सरनेम बाला साहेब के पिता केशव ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे को भी भाया। फिर ये नाम सरनेम इस परिवार के साथ साथ चलने लगा। शुरू में तो दोनों एक दूसरे से भाई जैसा ही लगाव था दोनों में। राज उद्धव जी को दादू कहता है और उद्धव जी राज को राजा कह के पुकारते हैं। तो ऐसे साथ में बैठ के गप्पे लगाना और ये सब करते हुए मैंने देखा है। लेकिन 96 में जब मैंने रिपोर्ट लिखा, क्योंकि मुझे पता था दोनों में क्या झगड़ा चल रहा है, तो बाला साहब ठाकरे बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे बॉसेस को फ़ोन किया और उन्होंने कहा इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन खुद राज ठाकरे ने इसका इनकार नहीं किया, ही एक्सेप्टेड दैट फैक्ट। तब मुझे पता चला कि कुछ तो, संस्कृत में यत्र धूम्र तत्र वन्नी कहते हैं, तो कुछ तो जल रहा है। तो बाद में पता चला कि इंटरनल उनकी जो इनफाइट थी वो ज़्यादा बढ़ती गई और बाला साहब ठाकरे ने जो बाला साहब ठाकरे राज ठाकरे में अपने आप को देखते थे। बाला साहेब और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे दोनों की शादियां दो सगी बहनों मीना ठाकरे और कुंदा ठाकरे से हुई। इसलिए उद्धव और राज ठाकरे चचेरे के अलावा मौसेरे भाई भी हैं। देखो, पारिवारिक रिश्ते हर एक के जो है ना, ऊपर से दिखता है अपने को, जो ऐसा रहता नहीं है। जो मीडिया जो करती है वैसा नहीं होता है। ऊपर जो ये लोग के अंदर से रिश्ते अच्छे रहते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं, ऐसा होता है। हाँ, एक बात है कि उद्धव और राज के बारे में थोड़ी कड़वाहट तो आ गई है, वो आएगी, तो उनका मिलना जुलना नहीं होगा ऐसा। लेकिन शादी ब्याह में दोनों भी जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं। अभी उद्धव का जो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, राज ठाकरे अपना दौरा छोड़ के हॉस्पिटल में लेके गए थे उनको खुद, कुछ साल पहले की बात है। तो वो चालू रहता है और निजी जो रिलेशन है वो कभी खराब तो नहीं होने चाहिए, ऐसा दिख रहा है। साल 1948 में बाल ठाकरे ने अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मार्मिक नाम से एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला। इस पेपर के लिए बाला साहेब खुद ही कार्टून बनाते थे और श्रीकांत ठाकरे बाकी पूरा काम देखते थे। देश के बड़े पत्रकार रहे वैभव पुरंदरे अपनी किताब
बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ द शिवसेना में लिखते हैं कि 1960 के दशक में जब बाला साहेब राजनीति में सक्रिय हुए तो मार्मिक उनके भाई श्रीकांत ठाकरे ने संभाल लिया। उस समय बंबई में ज्यादातर बड़े कारोबारों पर गुजरातियों का कब्जा था। छोटे मोटे काम दक्षिण भारतीय और मुसलमानों ने कब्जा रखे थे। मराठियों के लिए काम धंधे का स्कोप ना के बराबर था। बाल ठाकरे ने इसी मुद्दे को उठाया और खुद को मराठी मानुस की आवाज बना लिया। मार्मिक इस बात को और हवा दे रहा था। बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की नींव रखी। शिवसेना ने जब अपना पहला मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें दक्षिण भारतीयों की जगह मराठियों को नौकरी देने की बात कही। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया। शिवसेना और बाल ठाकरे भूमिपुत्रों के मुद्दे पर आगे बढ़ रही थी। 80 के दशक तक भूमिपुत्रों की राजनीति से शिवसेना को सियासी कामयाबी तो उम्मीद के मुताबिक कम मिली, लेकिन महाराष्ट्र के जनजीवन में बाल ठाकरे और शिवसेना ने अपनी पकड़ बना ली। मुंबई और कोंकण शिवसेना के मजबूत किले बन गए। फिर आया 90 का दशक। 1989 में लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। उनका तब केंद्र की वीपी सिंह सरकार से टकराव हुआ और बीजेपी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिया। तब तक बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की लाइन पकड़ चुके थे। 14 जून 1968 को जन्मे राज ठाकरे तब तक युवा हो चुके थे और चाचा बाला साहेब के साथ उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को जबरदस्त धार दी। जिस तरह बाला साहब खुलकर बोलने और कभी अपनी बात से न पलटने के लिए जाने जाते थे, उनका वही अक्स राज ठाकरे में दिखाई दे रहा था। बाला साहब ठाकरे तब तक हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने लगे थे। राज ठाकरे में अपने आप को देखते थे। आप देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे की जो फोटोबायोग्राफी है वो उद्धव जी ने नहीं बनाई, बल्कि वो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन वो जो फोटोबायोग्राफी है ये राज ठाकरे ने बनाई, बड़े दिल से बनाई है, बड़े प्यार से बनाई है, क्योंकि उनका जो लगाव था। मैंने एक बार राज ठाकरे को पूछा, राज ठाकरे जी से पूछा कि आपका ये कनेक्शन कैसे शुरू हुआ। तो राज ठाकरे 5 साल के थे तब पहली बार, जैसे बाला साहब ठाकरे जोधपुरी सूट पहनते थे उस तरह का सूट उन्होंने सिलवा लिया कि मैं अपने काका के साथ में मीटिंग में जाऊंगा, दसरा मेला में जाऊंगा। और तब से वो घड़ी भी है ना, राज ठाकरे ऐसे पहनते हैं, ऐसा रखते हैं, ऐसा। ये बाला साहब ठाकरे का स्टाइल है पुराने लोगों में से। तो इतना इम्पैक्ट उनके ऊपर है। तो बाला साहब ठाकरे भी उनमें खुद को देखते थे, क्योंकि देखिए सिमिलरिटी, आवाज़ दोनों का दिखना और कार्टूनिस्ट होना। राज ठाकरे एक बहुत ही अच्छे कार्टूनिस्ट है, बाला साहब ठाकरे जो उनका स्पेशलिटी था ये सबको मालूम है। तो इसलिए शुरू में उन्होंने राज ठाकरे को ही अपना शिवसेना का उत्तराधिकारी देखने का उनके मन में होगा, क्योंकि उस वक्त जो भी बड़े लोग आते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो या माइकल जैक्सन जैसा इंटरनेशनल आइकॉन हो, इन सब लोगों को बाला साहब से मिलाने के लिए राज ठाकरे आगे रहते थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे, आप फोटोग्राफ देखोगे तो उद्धव ठाकरे कहीं पे दिखाई नहीं देते। इसलिए बाला साहब ठाकरे ने प्रयास किया था, लेकिन बाद में जैसे मैंने बोला कि जो दुकान है वो दुकान अपने लड़के को ही देता है। दूसरा आदमी कितना भी उसका प्यारा हो, उसे गले पे भी बिठाएगा, लेकिन उसको दुकान नहीं देगा। इसलिए ये जो मुझे लगता है ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जो मेरा है वो मेरे बेटे को जाएगा, यदि वो उसके लायक हो या नहीं हो। साल 2000 आने तक बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे शिवसेना में दूसरे नंबर के नेता बन चुके थे। राज के आक्रामक तेवर और विस्फोटक बयानों को देखकर लगने लगा था कि आगे चलकर वही बाला साहेब के उत्तराधिकारी बनेंगे, जो कि बाला साहेब के 3 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे जयदेव की 1995 में मौत हो गई थी। अगले ही साल कार एक्सीडेंट में दूसरे बेटे बिंदु माधव की भी जान चली गई और तीसरे बेटे उद्धव को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें फोटोग्राफी का पैशन था, लेकिन 2002 में बाल ठाकरे के कहने पर पहली बार उद्धव किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर धीरे धीरे उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियां दी जाने लगीं।
उद्धव पिता का इशारा समझ रहे थे और जैसे जैसे उन्हें राजनीति समझ आने लगी वो एक्टिव होकर बड़े फैसले लेने लगे। उन्होंने 2002 के चुनाव में राज ठाकरे के कई करीबियों के टिकट काट दिए, जिससे राज ठाकरे नाराज हो गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जो उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगी या कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, ये वो सब संपत्ति रहेगी, तो वो विरासत तो उद्धव ठाकरे के पास जाएगी अपने आप, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो उनके बाप तो नहीं थे, इनके ये चाचा थे। तो चाचा के पास से तो ये इनको नहीं आएगा। तो इन्होंने खुद का कुछ खड़ा किया है, खुद का जो भी है उनका खुद का है, पॉलिटिकल जो भी है वो। चुनाव परिणाम आया तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। इस जीत के अगले साल ही 2003 में ठाकरे ने उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि अब तक पार्टी में सिर्फ शिवसेना प्रमुख का ही पद था। लेकिन पहली बार उद्धव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का नया पद बनाया गया। बाल ठाकरे के इस कदम से राज ठाकरे की अपने चाचा से नाराजगी और बढ़ गई। शिवसेना में लगातार उद्धव ठाकरे का कद बढ़ता जा रहा था और राज को कोई पूछ नहीं रहा था। ठाकरे परिवार की अंदरूनी कलह निकल कर आई साल 2005 में, जब राज ठाकरे ने पत्र लिखकर बाला साहेब ठाकरे से कहा, चापलूसों की चौकड़ी आपको गुमराह कर रही है। उन्होंने कोंकण लोकसभा सीट पर हार के लिए भी इस चौकड़ी को ही जिम्मेदार ठहराया था। उनका इशारा उद्धव ठाकरे, मिलिंद नार्वेकर और सुभाष देसाई की तरफ था। राज के बागी तेवर देखकर भी बाला साहेब शांत थे। राज ठाकरे के लिए उद्धव के साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में उन्होंने दिसंबर 2005 में शिवसेना छोड़ने का फैसला किया और अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। एमएनएस की स्थापना के बाद राज ठाकरे ने कई बड़े आंदोलन किए। मुंबई और पुणे में उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनकी मुहिम ने खूब सुर्खियां बटोरी। कई जगह तो तोड़फोड़ और हिंसा के आरोप भी उनके समर्थकों पर लगे। इन्फोसिस की पुणे यूनिट ने तो बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी कि एमएनएस की गुंडागर्दी के कारण उनके 3000 कर्मचारियों को पुणे से दूसरे शहरों में भेजना पड़ा। राज ठाकरे अब परप्रांतियों के खिलाफ पहले जितने मुखर नहीं हैं। शायद राजनीति की हकीकत का अंदाजा उनको हो गया है, लेकिन अपने चाचा की तरह मुसलमानों के खिलाफ उनकी विचारधारा नहीं बदली है। पिछले साल मुंबई, नासिक और पुणे में अजान के लिए बजने वाले लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम में राज ठाकरे की पार्टी ही सबसे आगे थी। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ तो बाला साहब भी सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे कभी, और आज भी ऐसा है मुझे लगता नहीं है। वो जो आतंकवाद जो है वो उसके खिलाफ उन्होंने बात की हर एक बार, और सब मुसलमान जो है वो उसमें से बहुत मुसलमान तो देशभक्त भी है। हर एक को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जो उन्होंने दोनों ने भी ऐसा ही रवैया रखा है। राजनीति की मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन राज ठाकरे के दिल में एक संवेदनशील कार्टूनिस्ट और चित्रकार बसता है। एक इंटरव्यू में जब राज ठाकरे से पूछा गया कि वो राजनीति में ना होते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा, कॉलेज के दिनों में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ काम करना चाहता था। राजनीति में प्रवेश से पहले मैं कार्टून भी बनाता था। फिल्म बनाने का भी एक जुनून रहा है। अगर राजनीति में ना होता तो मैं यही सब कर रहा होता। ठाकरे परिवार कला प्रेमी रहा है। उद्धव ठाकरे एक शानदार फोटोग्राफर हैं, तो राज ठाकरे अपने चाचा की तरह कार्टूनिस्ट। राज ठाकरे ने अपने चाचा पर बाल केशव ठाकरे शीर्षक से एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी प्रकाशित की है। खैर, हम बात कर रहे हैं विरासत की, महाराष्ट्र के ताकतवर परिवारों की राजनीतिक विरासत की। तो फिलहाल इस चुनाव में राज ठाकरे की सियासी विरासत की फिर परीक्षा होने वाली है। ये थी राज ठाकरे की सियासी विरासत की कहानी, जिसमें आपने जाना राज ठाकरे क्यों नहीं बन पाए बाला साहेब के राजनीतिक वारिस। साथ ही आपने जाना मौजूदा समय में राज ठाकरे के पास परिवार की कितनी विरासत बची है और आगे वो इस विरासत को कैसे बढ़ा पाते हैं। विरासत के अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के एक और ताकतवर सियासी परिवार की। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको ये सीरीज कैसी लगी, हमें श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र पर लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।